तो प्राइमरी फॉलिकल क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों मिला के बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसमें ये सारी चीजें आती है। उसके बाद आएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये ध्यान से देखना, सब सेम है। ये है प्राइमरी oocyte, यहाँ है जोना पेल्यूसिडा, सिर्फ सॉरी जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है उसका लेयर बढ़ता रहता है। ये फर्स्ट लेयर है। अभी मैं इसमें और लेयर्स बनाती हूँ। ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दो और लेयर्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं थीका फॉलिक्यूली। थीका फॉलिक्यूली में दो लेयर्स हैं। एक है थीका इंटरना, उसके ऊपर का लेयर है थीका एक्सटर्ना, बाहर का लेयर इसलिए एक्सटर्ना। ये दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं थीका फॉलिक्यूली। समझ में आया? ये सेकेंडरी फॉलिकल में ये सारी चीजें होती है। ये कौन सी चीजें हैं? प्राइमरी oocyte, जोना पेल्यूसिडा, ग्रैन्युलोसा सेल्स के मेनी लेयर्स हो जाते हैं। फिर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सारी चीजें सेकेंडरी oocyte में होता है। उसके बाद आता है टर्शरी फॉलिकल। इसमें ना बेटा ये सारी चीजें होती है। पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स, अभी थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा इसलिए इस तरीके से मैं ग्रैन्युलोसा सेल्स मल्टीपल लेयर्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है खाली स्पेस जैसा, उसके ऊपर थीका इंटरना, उसके ऊपर थीका एक्सटर्ना। बाकी सारे लेयर्स को मैं नेम नहीं करूंगी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहेंगे एंट्रम। खाली स्पेस है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फ्लूइड। टर्शरी फॉलिकल, और इसको हम एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। तो टर्शरी और एंट्रल फॉलिकल, क्योंकि एंट्रम जैसा खाली कैविटी जैसा बनता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब इसके बाद आएगा लास्ट ग्राफियन फॉलिकल। डायग्राम से मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ओवरी का पूरा डायग्राम दिखाऊंगी, लेकिन उसमें आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ग्राफियन फॉलिकल जो सबसे मैच्योर वाला फॉलिकल होता है। तो आपको टर्शरी फॉलिकल में ये सारे चीजें तो सेकेंडरी फॉलिकल के चीजें तो ऐड करनी है, प्लस एंट्रम करना है। ये सारे मिलकर टर्शरी फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, इस साइड पर। अब जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो जोना पेल्यूसिडा से लग के, एक तो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं जो इससे टच किए हुए रहते हैं, और एक लेयर ना इस तरीके से और यहाँ पे बनती है, पाइलअप होती है, और एक लेयर ऊपर से बनती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की। ऐसे ऐसे बना देती हूँ, आप अच्छे से बनाना बेटा। एक लेयर मतलब ऐसे ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर ऊपर भी होती है, बीच में जो खाली स्पेस है वो है एंट्रम। फिर इसके ऊपर आएगा थीका इंटरना, और उसके ऊपर आएगा थीका एक्सटर्ना। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ बताती हूँ। ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर जो इधर है, ये वाला है, इसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जो जोना पेल्यूसिडा से चिपके हैं उसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये खाली स्पेस जो है वो एंट्रम है, जो कि लार्ज एंट्रम बन गया, ये बड़ा एंट्रम बन गया। और इस स्टेज में ग्राफियन फॉलिकल के बाद थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना रप्चर हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। इस स्टेज में ये दोनों लेयर्स ब्रेक हो जाते हैं। ये क्या है, एक और बात समझाती हूँ। देखो, पीजीसीज मतलब प्रिमोडियल जर्म सेल्स ऊगोनिया बनाते हैं। ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है।
ऊसाइड के ऊपर ना ऐसे लेयर्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स का लेयर, उसे हम प्रिमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। फिर और लेयर्स बनते हैं, जैसे कि जोना पेल्यूसिडा बनता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर्स बनता है, दोनों को मिला के हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर बनता है प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ऊपर के लेयर्स ऐड होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, जिसमें एक और चीज ऐड होता है, वो है एंट्रम। ठीक है, इसलिए टर्शियरी को एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। उसके बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल है और इस स्टेज पर ब्रेक भी हो जाता है, क्योंकि ओवरी से एग निकलेगा। ये ब्रेक क्यों होगा समझो, ओवरी से एग निकलेगा ना, तभी तो ये फिम्ब्रे उसको पकड़ेगी। तो ये एग निकलेगा किस स्टेज पे, ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज पे ये एग निकला, ओवरी पे ऐसा बम्प जैसा आता है, फिर एग यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया? वो भी मैं समझाऊंगी। तो वो इस स्टेज पे होता है, ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज पे, जिसमें एक और लेयर जो जोना पेल्यूसिडे के ऊपर जो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर होता है, जो जोना पेल्यूसिडे से चिपके हुए रहते हैं, उसी सेल्स के लेयर को हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। है तो ग्रैन्युलोसा सेल्स ही, बट इससे चिपके हुए हैं, इसलिए एक और नाम दे दिया गया है कोरोना रेडिएटा। कितना समझ आया? इतना ही इजी है, आपको बहुत कुछ इन डिटेल याद नहीं रखना, ये आपके समझाने के लिए है। ठीक है, और कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में तो बता ही सकते हो, और वीडियो को पीछे करके देखो, शांति से समझो, सब समझ में आ जाएगा। अब प्यूबर्टी के पहले 10 से 13 साल के पहले कौन से स्टेजेस होते हैं? ये तो अंडे बनने वाले ही स्टेजेस है ना, तो इनमें से कौन से स्टेजेस प्यूबर्टी के पहले होते हैं? ये सारे बिफोर प्यूबर्टी होते हैं। ये सारे बिफोर प्यूबर्टी होते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल्स थोड़े बहुत बिफोर प्यूबर्टी बनने लगते हैं। ठीक है, और ये सारे जो है इसके बाद वाले आफ्टर प्यूबर्टी। मतलब जब बच्ची बड़ी हो जाए, ये तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, जब बच्ची बड़ी हो जाए, उसको प्यूबर्टी आ जाए, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ओवरी में से एग निकल जाता है। एग मतलब वो जो सेकेंडरी, बेटे ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है ना। एक और चीज मैं तो आपको बताना भूल ही गई, टर्शियरी फॉलिकल तक ये जो oocyte है, ये जो अंदर का oocyte है, वो प्राइमरी oocyte ही है। ये लिखो, प्राइमरी oocyte, ये भी प्राइमरी oocyte है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। लेकिन जब ये ग्राफियन फॉलिकल में ये जो oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि ओवरी में से जो एग, जिसको हम नहीं बोलते हैं, जो निकलता है वो सेकेंडरी oocyte निकलता है। तो खाली बेटा एक सेकेंडरी oocyte ही नहीं निकलता, उसके साथ ये सारे लेयर्स भी निकलते हैं, ये सब भी निकलते हैं। समझ में आया? सेकेंडरी oocyte मतलब हमने बोल दिया सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर लेयर्स भी निकलेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर इंटरनल। ये देखो ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये है प्रिमोडियल फॉलिकल, ये छोटे छोटे प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल्स मतलब यहाँ पे सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल हो गया, फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। बट ये कैसे आपको समझ में आएगा? डायग्राम से तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से इन डिटेल समझा दिया आपको। फिर ये रप्चर हो रहा है, तो ये जो ओवम निकला, ये अभी तक ओवम है नहीं, ये सेकेंडरी oocyte है, बट यहाँ पे ठीक है, ओके, ये सेकेंडरी oocyte है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब क्या होता है सब मैं आपको समझाऊंगी। तो क्या होता है आफ्टर प्यूबर्टी, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH हार्मोन रिलीज करता है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो तो ब्लड में रिलीज किया उसने, ब्लड के थ्रू वो ओवरी में पहुंच। FSH की वजह से वो ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है ना, वो मैंने बताया था ना, ग्रैन्युलोसा सेल्स वो क्यूबॉइडल होने लगते हैं। आपने डायग्राम तो कर ही लिया होगा, अगर आपने अभी तक डायग्राम नहीं किया तो मैंने जैसे डायग्राम किया कलर पेन से किया, यूज करो कलर पेन से, इट्स ओके, वो आपको काम ही आने वाला है ऐसे सुंदर सुंदर डायग्राम्स करने में। तो इस तरीके से करो, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वो जो ग्रैन्युलोसा सेल्स बड़े हुए ना क्यूबॉइडल, वो FSH हार्मोन की वजह से हुआ। तो वो जो फ्लैट सेल्स थे ना पहले, सराउंडिंग में फ्लैट सेल्स थे, उसको ये क्यूबॉइडल बनाता है FSH। क्यों बनता है? FSH की वजह से बनता है, ऐसे तो क्यूबॉइडल होगा नहीं, कुछ तो होगा ना। और फिर ये बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल से
प्राइमरी फोलिकल बनने का रीजन FSH है, ठीक है। फिर प्राइमरी फोलिकल ग्रो करने के बाद बनता है सेकेंडरी फोलिकल, जिसमें होता है क्या क्या होता है बताओ, कमेंट में बताओ। सेकेंडरी फोलिकल में होता है प्राइमरी oocyte, फिर जोना पेलुसिडा का लेयर, फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स का लेयर, फिर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स धीरे धीरे अपने लेयर्स को बढ़ाते रहता है, फिर बनता है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इतना आपको समझ में आ गया। ये मैं फिर से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो बाकी था वो इधर समझा देती हूँ। अब ग्रेन्युलोसा सेल्स ना, ये डायग्राम देखो, ये एंट्रम का डायग्राम है। तो एंट्रम बनता कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेन्युलोसा सेल्स थोड़े थोड़े ना ऐसे लिक्विड जैसे फ्लूइड जैसे सिक्रीट करते हैं, जिससे स्पेसेस बनते हैं, और वो स्पेसेस जब साथ में आते हैं, ये फ्लूइड साथ में आके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है एंट्रम। थोड़े थोड़े फ्लूइड तुम सिक्रीट करो, फिर उसको साथ में लाओ तो बड़ा हो जाएगा ना, तो उस तरीके से ये एंट्रम बनता है। अब ये एंट्रम ना धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, जैसे ये बड़ा होता है तो ये जो oocyte है ना, वो सेंटर में नहीं रह पाता, वो धीरे धीरे एक साइड में आते रहते हैं। देखो ये एंट्रम जैसे, ये स्ट्रक्चर में देखो, ये एंट्रम जैसे ही बड़ा हो रहा है तो oocyte को एक तरफ एक साइड में धकेल रहा है। लास्ट में एक साइड से वो निकलेगा ना, देखो ये जो oocyte है वो एक साइड से निकला। तो मैं वही बता रही हूँ, वो क्यों निकलता है, क्योंकि एंट्रम यहाँ पे छोटा है, फिर उससे ये बड़ा होता है, उससे और बड़ा होता है, और फिर निकल जाता है। इस फोर्स की वजह से oocyte बाहर निकल जाता है। और जब oocyte एक साइड पे समझो पुश हो गया, समझो ये oocyte एक साइड पे पुश हो गया, तो उसके नीचे ना ग्रेन्युलोसा सेल्स ऐसे पाइल अप कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स एक जगह पाइल हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, और उसे हम कहेंगे क्यूमुलस। अरे क्या ऐसे गंदे हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ, oophorus। एंट्रम बड़ा होता है, फोलिकल का साइज बढ़ता है, ओवरी साइड में आता है, और जैसे ये साइड में आ गया ना तो एक उभार जैसा दिखता है, मतलब ऐसे निकलने वाला है। अगर किसी चीज से ऐसे बलून में आप ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो तो थोड़ा सा जैसे उभार दिखता है, यहाँ पे भी वैसे उभार दिखता है। और फिर फोलिकल फट जाता है, इस तरीके से फोलिकल फट जाता है और oocyte बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें आप समझो और फिर एक एक पॉइंट को लिखो बेटा, कैसे निकलता है, क्योंकि समझने के लिए स्लो समझो। फिर आपके पास NCERT आप पढ़ सकते हो, आपके पास टीचर है, आप वहां से पढ़ सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, सब कुछ, बट एक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना, उसके लिए सब कुछ लिख के रखो, अपना खुद का नोट्स बनाओ। और जब oocyte बाहर निकलता है तो खाली oocyte नहीं निकलता है, क्या निकलता है इसमें एक्चुअली, सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर का जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा मतलब ग्रेन्युलोसा सेल्स का ही लेयर है ना, जो जोना पेलुसिडा से टच करके रहता है, वो ग्रेन्युलोसा सेल्स के लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और क्यूमुलस oophorus मतलब ग्रेन्युलोसा सेल्स oocyte के नीचे से पाइल अप हो जाते हैं, माउंटेन जैसा बना देते हैं। ये 1 2 3 4 ये 4 चीजें बाहर निकलती हैं सेकेंडरी oocyte के साथ। oocyte अकेले नहीं निकलता, उसके साथ ये सारी चीजें भी निकलती हैं, ठीक है। तो बचता क्या है बेटा, क्या बचता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम समझते हैं, क्या बचता है, रुक जाओ बताती हूँ, ये सब रब करने दो मुझे। ओवरी के अंदर रप्चर्ड फोलिकल रह जाता है, फोलिकल फट के ओवरी निकला ना, तो रप्चर्ड फोलिकल, रप्चर्ड मतलब फटना, ठीक है। ये फोलिकल के अंदर ना ब्लड एंड फ्लूइड भरता है, ब्लड एंड फ्लूइड, लिखो सब लिखो, मैं लिखूं ना लिखूं आपको लिखना है। फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस थीका इंटरना जो बचता है, इंटरना, वो अपना शेप चेंज कर लेता है, वो अपना शेप चेंज कर लेता है, उसका साइज बढ़ता है, कलर बढ़ता है, ये देखो, और थोड़ा येलोइश कलर का होने लगता है, येलोइश कलर, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस थीका इंटरना, ये सारे है ना शेप चेंज करते हैं, येलो कलर के होते हैं, और इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस मतलब बॉडी, ल्यूटियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है येलो। तो इस तरीके से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, बचे कुछ क्या ही बनेंगे, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम ना 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स क्यों सिक्रीट कर रहा है, देखो, एग तो बाहर, एग नहीं, सॉरी सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकल के
वो वजाइना में जाएगा। आगे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो ईस्ट्रोजन है ना, वो यूट्रस की लाइनिंग को बनाती है। यूट्रस में लाइनिंग बनती है ना, बेबी को प्रिपेयर करने के लिए यूट्रस में लाइनिंग्स बनती है, तो उसको ये ईस्ट्रोजन उसको बनाता है। और प्रोजेस्टेरॉन ज्यादातर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है ताकि बेबी को कंफर्ट मिले अगर फर्टिलाइजेशन हो तो। अंडरस्टूड? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का ये काम है। तो ये तो इन्होंने बना लिया, बेबी के लिए सारी तैयारी इन्होंने कर ली, लाइनिंग बना दी, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को बना दी, सॉफ्ट स्पॉन्जी बना दिया। लेकिन तो दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इफ फर्टिलाइजेशन ए डज नॉट ऑकर तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारा वो 14 डेज तक सरवाइव करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को शॉर्ट में सीएल लिखा, आप मत लिखना। 14 डेज तक सरवाइव करेगा। उसको प्रेगनेंसी के सिग्नल्स तो मिले नहीं क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो प्रेगनेंसी के सिग्नल्स कहां से मिलेंगे, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को फिर गिर जाता है उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल। इससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है क्योंकि अब उसको लगता है अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं चला ही जाता हूं, मरी जाता हूं। डीजेनरेट होकर ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। ये देखो, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर छोटा सा श्रिंक होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। एक स्कार है, मतलब ठीक है अभी कुछ है नहीं तो ऐसा स्कार जैसा है, इसका कोई काम नहीं, इनएक्टिव है। कॉर्पस एल्बिकेंस इनएक्टिव होता है। और एल्बिकेंस का मतलब भी व्हाइट होता है, ठीक है, थोड़ा व्हाइट जैसा स्ट्रक्चर देख लो। और मैंने आपको क्या बोला, 14 डेज तक सरवाइव करता है, फिर उसको सिग्नल नहीं मिलता है तो प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होता है। प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होने की वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ये टूट जाती है और मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है आपको पता है ना? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? क्योंकि बेबी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो ये मेंस्ट्रुएशन इस तरीके से होता है। प्रोजेस्टेरॉन लो होता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है और फिर नया साइकिल शुरू होता है। मेंस्ट्रुएशन डे 1 मतलब आपका डे 1 है, न्यू साइकिल डे 1 से शुरू हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, इफ फर्टिलाइज, अरे यार ये भी निकल गया, इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स तो क्या होगा, वहां पे यूट्रस में, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब में, जल्दी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो एम्ब्रियो ना HCG हार्मोन रिलीज करता है। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये HCG हार्मोन फिर यूटेरस के लाइनिंग को टूटने नहीं देती, वो बोलता है मत टूटना, फर्टिलाइजेशन हो गया है, हमें ये लाइनिंग्स की जरूरत है, एंडोमेट्रियम की जरूरत है, प्लीज मत टूटना, मेरे लिए इतना कर दो प्लीज। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी रह जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों चला गया था, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा, प्लेसेंटा बनेगा आगे जाके, ये सब लिखो, प्लेसेंटा बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, प्लेसेंटा बनाता है। इतना समझ में आया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है वो है फर्टिलाइजेशन ना होने की, जो ओवरी का स्ट्रक्चर है ना होने की फर्टिलाइजेशन है। ये प्राइमरी ओवम है, फिर प्रिमोडियल फोलिकल बनता है, फिर ये फोलिकल्स डेवलप हो रहा है, ये एंट्रम बन रहा है, एंट्रम बड़ा हो रहा है, ओवरी को एक तरफ धक्का दे रहा है, ओवरी बाहर निकल, ओवरी नहीं सॉरी, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, उसके साथ और भी उसके लेयर्स बाहर निकले। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। और ये ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ये इनको नरिशमेंट देता है। ये जो फोलिकल्स है ना, इनको नरिशमेंट भी तो चाहिए, बड़े कैसे होंगे, बिना नरिशमेंट के हो नहीं सकते। तो ये स्ट्रक्चर इतना सिंपल है। और ये खाली स्पेस का काम है धक्का देना, खाली स्पेस बढ़ता है, ओवरी oocyte एक बाजू आता है, धीरे धीरे फोलिकल फट के, प्रेशर की वजह से फट के बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस एल्बिकेंस क्यों बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, बेबी को रेडी करेगा, बेबी को नहीं, यूट्रस लाइनिंग को रेडी करेगा, ठीक है।
और फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ उसको सिग्नल कहां से मिलता है? जो बेबी है वो HCG हार्मोन रिलीज करता है। डन। HCG हार्मोन रिलीज करने से इसे पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। वो भी मैंने आपको बता दिया रिलेट करके कि यहाँ ये हो रहा है ओवरी में, वहां वो हो रहा है यूट्रस में। ये देखो, जो ये सारी चीजें हो रही थी वो हो रही थी ओवरी में, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ होगा ना। तो यहां से वहां कनेक्ट कैसे करेंगे? इस तरीके से, ये जैसे ये बन गया, ये रिलीज करेगा HCG की वजह से इसको पता चलेगा फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और चीज, प्रेगनेंसी टेस्ट जब होती है ना तो वहां पे HCG हार्मोन का ही टेस्ट करते हैं। अगर HCG हार्मोन प्रेजेंट हुआ तो प्रेगनेंसी हो गया, और अगर एब्सेंट हुआ तो नो प्रेगनेंसी, नॉट प्रेग्नेंट। समझ में आया इजीली? और यूट्रस को हम वूम्ब क्यों कहते हैं? जब तक हम, अभी जो अनमैरिड लड़कियां हैं जिसको बच्चा नहीं हुआ, उसके यूट्रस को हम यूट्रस ही बोलेंगे, वूम्ब नहीं बोलेंगे। जैसे ही पेट में बच्चा आ गया तब उसको वूम्ब बोलेंगे, ठीक है? और फीटस और बेबी में डिफरेंस है। फीटस मतलब माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो फीटस होता है। फीटस जब बाहर निकलता है डिलीवरी के बाद हम उसको बेबी बोलते हैं। अंडरस्टूड? ये मैंने शॉर्ट वीडियोस में बनाया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बेबी और फीटस अलग है तो सेम ही, लेकिन माँ के पेट में फीटस। और देखो, ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से बेबी बनता है, बेबी आफ्टर डिलीवरी। तब तक पेट में, माँ के पेट में ये तीनों चीजें होती है। माँ के पेट के बाहर बेबी, बच्चा, चाइल्ड, सोनू, मोनू, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। और अगर आपको, जेन्युइनली बोल रही हूँ, अगर आपको ये डायग्राम, ये नहीं यार, रुक जाओ, ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाना सीखना है तो बता देना, कमेंट्स करके बता दो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डायग्राम बनाना सीख लेंगे। लिखते रहो, पढ़ते रहो, और क्या, हेल्दी रहो, अच्छा खाते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।